डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विधाता जीएस क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आपके एग्जाम से संबंधित 50 महत्वपूर्ण सिलेक्टेड प्रश्नों को, और साथ ही साथ उससे संबंधित जो भी प्रश्न बनेगा उसे भी हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आपके एग्जाम से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन आता है या मेरे चैनल के द्वारा वीडियो अपलोड किया जाता है तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप लोग को सही जानकारी पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि कैसा कैसा प्रश्न सिलेक्टेड किया गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें पूछा गया है दोस्तों, पहला प्रश्न में कि सिम का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, तो देखिए सिम का जो पूर्ण रूप होता है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दे ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है, ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ओपेक का क्या हो जाएगा? देखिए वो से हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, पी से हो जाएगा पेट्रोलियम, ई से हो जाएगा एक्सपोर्टिंग और सी से हो जाएगा कंट्रीज। ठीक है, तो क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, एनसीईआरटी का, तो देखिए एनसीईआरटी, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एन से हो गया नेशनल, सी से हो गया काउंसिल ऑफ, ई से हो गया क्या एजुकेशनल, और आर से हो जाता है रिसर्च एंड, और टी से हो जाता है ट्रेनिंग। तो क्या हो गया? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, एनसीईआरटी बुक आप लोग पर डेट देखते होंगे, लेकिन फुल फॉर्म से कभी क्वेश्चन पूछ देता है तो नहीं आएगा तो दिक्कत है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह कि सन 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त साइमन कमीशन का सरकारी नाम क्या था। ठीक है, तो आप लोग तो जानते होंगे कि साइमन कमीशन कब बना था, भारत कब आया था। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन था, लेकिन यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल किया गया है कि इसका सरकारी नाम क्या था। इसका जो सरकारी नाम था दोस्तों वो था क्या? ऑप्शन बी। ठीक है, इंडियन स्टेचुटरी कमीशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ और प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, ठीक है, तो साइमन कमीशन भारत आया था दोस्तों 3 फरवरी 1928 को भारत आया था, बम्बई पहुंचा था। ठीक है, अब देखिए इसमें कितने सदस्य थे, इसमें कुल 7 सदस्य थे। ठीक है, 7 सदस्य थे, तो भारतीय कितने थे? भारतीय एक भी नहीं थे, जिसके कारण इसका बहिष्कार किया गया था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे साइमन कमीशन का अध्यक्ष? तो साइमन कमीशन का अध्यक्ष जो थे वो थे सर जॉन साइमन। ठीक है, इसलिए इस कमीशन का नाम भी साइमन कमीशन पड़ा था। ठीक है, और देखिए इस कमीशन का बहिष्कार कब किया गया था, तो देखिए इसका बहिष्कार किया गया था 30 अक्टूबर 1928 को। ठीक है, और इसी में किन किन मौत हो गया था? लाला लाजपत राय को मृत्यु हो गया था लाठी से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह चट्टान काटकर बनाया हुआ कैलाश का सुप्रसिद्ध मंदिर निम्नलिखित स्थान पर है। तो देखिए किस स्थान पर बताइए, कैलाश का जो मंदिर है वो कहाँ पे है? तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, एलोरा में है। तो जिन्होंने भी एलोरा लगाया होगा उनका 100% सही हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए अगर आपसे पूछ दे कि एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं फ्रेंड्स? तो यह है आपको मुंबई में। ठीक है, मुंबई में। आराम बाग कहाँ है? आराम बाग, आराम बाग है वो है कहाँ? आगरा में है आराम बाग। ठीक है, अच्छा दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो कहाँ है? तो यह है माउंट आबू में। ठीक है, माउंट आबू में, आप लोग याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ दे कि हजरत बल मस्जिद कहाँ है, तो यह श्रीनगर में। हजरत बल मंदिर कहाँ? श्रीनगर में है। अगर आपसे पूछ दे कि लक्ष्मण झूला, तो लक्ष्मण झूला ये भी प्रश्न पूछता है। ठीक है, लक्ष्मण झूला, तो लक्ष्मण झूला कहाँ है? लक्ष्मण झूला है ऋषिकेश में, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और 64 योगिनी मंदिर कहाँ है? तो यह है खजुराहो में। इससे संबंधित जो भी प्रश्न बना हम आप लोग को बता देंगे, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए निम्नलिखित किस व्यक्ति ने इंग्लैंड में जाकर जनरल डायर को गोली मारकर हत्या कर दी थी? बताइए। तो देखिए पहले के इंसान कितने स्वाभिमानी होते थे, बताइए। तो देखिए कौन थे? ये थे उधम सिंह। ठीक है, तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उधम सिंह। और देखिए जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था कब हुआ था? तो देखिए ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, और देखिए जो गोली चलाने का आदेश आदेश कौन दिया था? तो जनरल डायर दिया था। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा ये बताइए, इसमें अगर प्रश्न पूछ दे थोड़ा अगर टफ करेगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर को हेल्प किया था? ठीक है, सहायता किया था। एक उसका क्या नाम था? उसका नाम था हंसराज। ठीक है, याद रखेंगे, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हंसराज था। ठीक है, अच्छा अब बताइए कि अगर पूछ दे कि जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ तो वहाँ पे क्या हो रहा था? ठीक है, तो देखिए डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा चल रही थी। ठीक है, तो जिसके कारण वहाँ पे ये सब सभा हो रहा था और वहाँ पे जनरल डायर आए और वहाँ पे गोली चलाने का आदेश दे दिया और बहुत नरसंहार हुआ था इस हत्याकांड में। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित से की जाती है। तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना किससे की जाती है? बताइए।
तो 5 का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, बिस्मार्क से किया जाता है, सरदार भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है इनको। ठीक है, तो बिस्मार्क से किया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि किस देश को पैगोडा की भूमि कहा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये प्रश्न देखिए 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, पैगोडा का भूमि किसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है म्यांमार को। ठीक है, तो 6 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर आपसे पूछ दे कि सफ़ेद हाथियों का देश, तो सफ़ेद हाथियों का देश किससे कहा जाता है, सफ़ेद हाथियों का देश, तो देखिए सफ़ेद हाथियों का देश जो होता है कहा जाता है, वो कहा जाता है थाईलैंड को। ठीक है, थाईलैंड को कहा जाता है, याद रखेंगे। अच्छा, सिर्फ हाथियों का देश, देखिए सफ़ेद हाथियों का देश और हाथियों का देश, इसमें आप लोग कभी गड़बड़ाइएगा नहीं, इसलिए हम दोनों दोनों प्रश्नों को एक जगह शामिल कर लिए। ठीक है, सफ़ेद हाथियों का देश कहेगा तो थाईलैंड हो जाएगा, अगर सिर्फ हाथियों का देश कहेगा, ठीक है, अगर सिर्फ हाथियों का देश कहेगा तो लाओस हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। अगर पूछते आपके कि पूर्व का मोती किसे कहा जाता है, तो पूर्व का मोती कहा जाता है सिंगापुर को, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगर आपको पूछ दे कि चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, क्यूबा को कहा जाता है। ठीक है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, तो जापान को कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, हजारों जिलों की भूमि किसे कहा जाता है, ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है और पॉपुलर प्रश्न है, बताइए, तो फिनलैंड को क्या कहा जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से राज्यों की कौन सी जोड़ी ऐसी है जिसकी सीमाएं नेपाल और भूटान दोनों से मिलती है, तो कौन सा है, तो देखिए 7 का जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। सिक्किम और पश्चिम बंगाल ऐसा है जो ये दोनों को सीमाएं नेपाल से मिलता है और भूटान से भी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कालाहारी रेगिस्तान निम्नलिखित देश में है, तो देखिए कालाहारी जो रेगिस्तान है वो किस देश में है, तो देखिए जो 8 का जो सही इसका उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए, तो देखिए 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोत्सवाना। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, तो देखिए यह है बोत्सवाना में। ठीक है, और देखिए और भी कुछ और इससे संबंधित प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए पूछेगा कि आटाकामा, अगर आपसे पूछ दे आटाकामा मरुस्थल कहाँ है, तो देखिए ये उत्तरी चिली में है। ठीक है, चिली या उत्तरी चिली जो भी रहेगा मार दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए गोभी गोभी मरुस्थल कहाँ है, तो मंगोलिया में है, मंगोलिया नहीं रहेगा तो चीन रहेगा, मंगोलिया में चीन में। ठीक है, ठीक है, और देखिए थार कहाँ है, तो थार देखिए भारत पाकिस्तान में हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी पश्चिम भारत पाकिस्तान। अब देखिए काजुलीकुम कहाँ है, तो उज्बेकिस्तान में है। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए एक और प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि स्टैगफ्लेशन शब्द का क्या अर्थ है, तो देखिए स्टैगफ्लेशन शब्द का क्या अर्थ होता है, तो 9 का जो देखिए 9 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, उच्च बेरोजगारी तथा उपभोक्ता मांग में अंतर न होने के साथ साथ उच्च स्फीति दर। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा ये बताइए कि मुद्रास्फीति में किसका लाभ होता है, ये बहुत प्रश्न पूछता है। ठीक है, कि मुद्रास्फीति में किसका लाभ होता है, तो देखिए लाभ किसको होता है बताइए, तो ऋणी को लाभ होता है। ठीक है, ऋणी को लाभ होता है, यानी कि जो कर्ज लेता है उसको लाभ होता है। और देखिए भारत में मुद्रास्फीति किसके द्वारा मापा जाता है, तो थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। अच्छा देखिए स्टैगफ्लेशन को थोड़ा सा हम लोग परिभाषित कर देते हैं। देखिए स्टैगफ्लेशन को इसे कहते हैं दोस्तों कि अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति होती है, तो उसे ही स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 10 का, कि संसद में विधेयक आमतौर से इस समय पेश किए जाते हैं, तो देखिए संसद में विधेयक आमतौर पर किस समय में पेश किए जाते हैं, तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भोजनावकाश के तुरंत बाद। ठीक है, अगर संसद में विधेयक आमतौर पर किस समय पेश किया जाता है, देखिए भोजनावकाश के तुरंत बाद किया जाता है। ठीक है, और देखिए इससे संबंधित जैसे शून्यकाल हो गया या फिर जो देखिए प्रश्नकाल होता है या तारांकित प्रश्न पूछा जाता है या अंतरांकित प्रश्न, उसको हम उससे संबंधित हम देखिए कुछ और प्रश्नों को हम बता देते हैं ताकि आपको इससे संबंधित कोई प्रश्न आए तो छूटे नहीं। ठीक है, जैसे देखिए प्रश्न पूछता है फ्रेंड्स कि संसद की सत्र का शुरुआत कितना बजे से होता है। ठीक है, तो कितना बजे से होता है, तो 11 बजे से होता है, याद रखेंगे आप लोग 11 AM से। ठीक है, तो देखिए प्रथम घंटा जो होता है 11 बजे से 12 बजे तक चलता है, जिसको प्रश्नकाल कहा जाता है। ठीक है, प्रश्नकाल किसे कहा जाता है, तो 11 से 12 बजे का जो जो वहाँ पे कार्यकाल होता है उसको प्रश्नकाल कहा जाता है। ठीक है, इस दौरान क्या होता है, तो इस दौरान सदस्य प्रश्न पूछते हैं और संबंधित मंत्री उत्तर देते हैं। इस समय अवधि में 3 तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कितने तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है फ्रेंड्स तारांकित प्रश्न। ठीक है, एक तारांकित प्रश्न हो गया, और दूसरा पूछा जाता है अतारांकित प्रश्न, और तीसरा पूछा जाता है अल्प सूचना वाले प्रश्न। ठीक है, अब देखिए अगर आपसे पूछ दे कि तारांकित प्रश्न किसे कहते हैं, ठीक है, तारांकित प्रश्न किसे कहते हैं, तो आप लोग सुन ले थोड़ा, क्योंकि लिखना संभव नहीं है। कहा कि जिन प्रश्नों का उत्तर
सदस्य तुरंत सदन में चाहते हैं, ठीक है, उसे तारांकित प्रश्न कहते हैं। तारांकित प्रश्न का उत्तर, ठीक है, तारांकित प्रश्न का जो उत्तर होता है वो मौखिक दिया जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि संसद में किस प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है, तो तारांकित प्रश्नों को दिया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। और देखिए इसमें पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं और यह पूरक प्रश्न पूछने का इजाज़त होता है, ठीक है। अब देखिए आपसे अगर पूछते हैं कि तारांकित प्रश्न लोकसभा में कितने पूछे जाते हैं, तो 20 पूछे जाते हैं, ठीक है। और राज्यसभा में कितने पूछे जाते हैं, तो 25 पूछे जाते हैं एक दिन में। एक दिन में इसका लिमिट है कि लोकसभा में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे तारांकित और राज्यसभा में 25 पूछे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अतारांकित प्रश्न को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए अतारांकित प्रश्न किसे कहते हैं, तो अंतरांकित प्रश्न उसे कहते हैं कि जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है, ठीक है। कोई भी सदस्य जो सवाल किया उसका उत्तर लिखित चाहता है उसे अतारांकित प्रश्न कहते हैं। और देखिए अंतरांकित प्रश्न का उत्तर सदन में नहीं दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि लिखित होता है तो नहीं दिया जाता है, बाद में दिया जाता है। इसके बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अगर अतारांकित प्रश्न आप पूछ रहे हैं तो उसके बाद आप पूरक प्रश्न पूछने का आपका इजाज़त नहीं होता है, ठीक है। और देखिए एक दिन में इसकी संख्या कितनी होती है, एक दिन में इसकी संख्या 230 होती है, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कह कि स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी निम्नलिखित के द्वारा दी गई है। तो देखिए किसके द्वारा दी गई है, 11 का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, उसका हो जाएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19 में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। करें कौन सा निर्देशक सिद्धांत मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया था किंतु 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। देखिए ये बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है, आप लोग इसका उत्तर भी जानते होंगे, तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के महालेखा परीक्षक और लेखा नियंत्रक निम्नलिखित के लिए मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करते हैं। तो किसके लिए करते हैं बताइए। तो कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। तो देखिए 13 का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, संघ और राज्य सरकार के लिए करते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नियंत्रक व महालेखा परीक्षक जो होते हैं तो उनका देखिए पदावधि या पद ग्रहण करने की तिथि से कितने कितने दिन तक उसका कार्यकाल होता है, तो 6 वर्ष तक का होता है। और इनके लिए आयु कितना चाहिए, इसके लिए आयु चाहिए 65 वर्ष, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि इंद्र नाम है, इंद्र नाम क्या है इसका है, मिसाइल का है कि पायलट रहित यान का है कि रडार का कि उद्धक टैंक का। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इंद्र जो है रडार का नाम है, ठीक है। अच्छा इससे देखिए संबंधित और भी प्रश्न पूछता है कि देखिए अग्नि कैसा मिसाइल है, ठीक है, पूछता है। तो देखिए सतह तक, ठीक है, सतह से सतह तक मध्यम दूरी तक मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, ठीक है। अगर अग्नि पूछ देगा तो क्या है, सतह से सतह तक मध्यम दूरी मार करने वाला है, ठीक है। और पृथ्वी अगर पूछ दे तो पृथ्वी अगर पूछ देगा, ठीक है, तो पृथ्वी हो जाएगा सतह से सतह पर कम दूरी पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, ठीक है। अगर आकाश पूछ दे तो ये सतह से हवा में मार करने वाला, ठीक है। आकाश क्या है, सतह से हवा में मार करने वाला। और त्रिशूल पूछ दे तो अगर आपको पूछ दे त्रिशूल पूछ दे, ठीक है, त्रिशूल, तो देखिए त्रिशूल कैसा है, तो देखिए सतह से हवा में कम दूरी तक मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, ठीक है। और देखिए अगर आपसे पूछ दे नाग कैसा है, ये देखिए टंक भेदी प्रक्षेपास्त्र है, ठीक है, टैंक भेदी, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कि ओलंपिक खेलों के झंडे में हरा वृत्त किस महाद्वीप का प्रतीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अभी ओलंपिक अभी समाप्त भी हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 का हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का है। अब देखिए इससे जो भी संबंधित प्रश्न बनता है हम आप सभी को बता देते हैं, ठीक है। जैसे पूछ देगा यूरोप का कैसा वृत्त है या कैसा छल्ला है, ठीक है। तो यूरोप का ओलंपिक छल्ला कैसा होता है, किस कलर का होता है, ये होता है नीला कलर का, ठीक है, नीला कलर का होता है। अच्छा अमेरिका महादेश का कैसा होता है, तो अमेरिका का होता है देखिए लाल होता है, ठीक है। और एशिया का पूछ दे तो एशिया का क्या हो जाएगा, अपना एशिया का कैसा है, ये पीला है अपना एशिया का, ठीक है, पीला है। अच्छा अफ्रीका का कैसा है, तो अफ्रीका का काला है, ठीक है, अफ्रीका का काला है, आप लोग याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया को तो बता ही दिया कि हरा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहा कि सम्राट अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी, ठीक है। तो जरी कलम को किसको प्रदान किया गया था, तो 16 का बहुत ही देखिए कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग बता दीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दिया था अकबर ने, ठीक है। मोहम्मद हुसैन कश्मीरी भी कहीं पर लिखा रहेगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि मोहम्मद हुसैन के बारे में बोल रहा है, ठीक है। अच्छा देखिए ये तो जरी कलम हो गया और एक श्री कलम का भी उपाधि दिया था, ठीक है। तो श्री कलम को भी हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। तो श्री कलम को उपाधि किसको दिया था, ठीक है,
तो देखिए श्री कलम को उपाधि दिया था अब्दुल समद को, ठीक है, अब्दुल समद को श्री कलम को उपाधि दिया था। अच्छा एक और प्रश्न अगर आपसे पूछ दे कि अकबर ने बीरबल को कैसा उपाधि दिया था, तो कवि पीरी का उपाधि दिया था, ठीक है। और नरहरि को क्या दिया था, तो नरहरि को महापात्र की उपाधि दिया था, ठीक है ना। और देखिए अकबर ने तानसेन को क्या चीज का उपाधि दिया था, तो कंठाभरण महाविलास का दिया था, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा कौन सा ग्रंथ सम्राट हर्ष की रचना नहीं है। देखिए जो सम्राट हर्षवर्धन थे उसका रचना कौन सा नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसमें से 3 है लेकिन एक नहीं है, तो कौन नहीं है, तो देखिए इसका जो बी जो है नहीं है, लीलावती, ठीक है। तो आप लोग देखिए इस प्रश्न में आप लोग याद कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए हर्षवर्धन का हो गया रत्नावली, हर्षवर्धन की रचना कौन कौन सा हो गया, रत्नावली हो गया, देखिए नागानंद हो गया, ठीक है, और प्रियदर्शिका किसकी रचना है, तो हर्षवर्धन की रचना है, ठीक है। अच्छा देखिए ये लीलावती किसका है, लीलावती, तो लीलावती जो है से भास्कराचार्य का है, ठीक है, भास्कराचार्य का है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। और देखिए ये बीज गणित से संबंधित है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। अच्छा देखिए हर्षवर्धन को शिलादीप भी कहा जाता है, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। हर्षवर्धन को क्या कहा जाता है, तो शिलादीप कहा जाता है, ठीक है। और हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बता दिए। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तरह कि किस वंश के शासकों को हुनों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा। तो देखिए किस वंश के शासकों को हुनों का आक्रमण का सामना करना पड़ा था, तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, गुप्त वंश को। तो देखिए हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, ठीक है, तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में, ठीक है, स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और देखिए जो आक्रमण हुआ था इसमें कौन जीते थे, तो स्कंदगुप्त विजय हुए थे, ठीक है। अच्छा आपसे पूछ दे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था, तो कुमारगुप्त ने करवाया था, ठीक है, किसने करवाया था, कुमारगुप्त ने करवाया था, ठीक है। अब देखिए पूछिएगा कि भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक। अब देखिए एक और प्रश्न पूछ दिया अगर आपसे कि गुप्त शासक किसके उपासक थे, अगर इस थोड़ा सा क्वेश्चन टफ करेगा तो पूछेगा कि गुप्त शासक किसके उपासक थे, चाहे किस धर्म को मानने वाले थे, तो विष्णु के उपासक थे, ठीक है, विष्णु के उपासक थे, याद रखेंगे आप लोग। अच्छा आपसे ये पूछ दो कि कौन सा गुप्त शासक था जो संगीत का प्रेमी था, चाहे उसके सिक्के पर बीना का क्या मिला है, साक्ष्य मिला है, ठीक है, बीना बजाते हुए, तो समुद्रगुप्त हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो देखिए शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुआ था बताइए, तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हो जाएगा ऑप्शन सी, कालिंजर में हुआ था, ठीक है। तो अब चला रहे थे उसी दौरान उनकी मृत्यु हुई थी। अब देखिए अच्छा शेरशाह की मृत्यु कब हुई थी, अगर पूछे कि शेरशाह की मृत्यु कब हुआ था, तो शेरशाह का मृत्यु हुआ था 22 मई 1545 को, ठीक है। अच्छा पूछ दिया आपसे कि जब इनकी मृत्यु हुई थी तो कौन सा अग्नि शास्त्र चला रहे थे, ठीक है, कौन सा अग्नि शास्त्र चला रहे थे, तो उक्का, उसका नाम क्या था, उक्का था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग थोड़ा याद रखेंगे, ठीक है। देखिए कालिंजर में तो हुआ था, लेकिन उस समय कालिंजर का शासक कौन था, तो कीरत सिंह था, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ दे कि शेरशाह का मकबरा कहाँ, तो आप लोग तो जानते होंगे, घूम के भी आए होंगे, सासाराम, ठीक है, सासाराम कहाँ, बिहार में है, ठीक है। अब देखिए शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन बना, तो शेरशाह का उत्तराधिकारी बना था उसका पुत्र इस्लाम शाह, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न देखने से पहले आप लोग से मेरा प्लीज़ ये अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हमारी टीम पूरी आप लोगों की मेहनत कर रही है आपके एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने के लिए, ठीक है। तो अगर आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो हमारी टीम को पूरा मोटिवेशन मिलता है और हम लोग सही से अगले वीडियो पर काम कर पाते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर लेंगे, और दोस्तों में और अपने सगे संबंधियों में वीडियो को शेयर कर दें, ताकि उन लोग को भी अच्छे अच्छे प्रश्न देखने को मिले, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए 20 नंबर प्रश्न में हम लोग आगे हैं, तो 20 नंबर प्रश्न क्या करें, सविनय अवज्ञा आंदोलन के सफलता के पश्चात गांधी जी ने किस कार्यक्रम को महत्व दिया, तो किस कार्यक्रम को महत्व दिए थे, सविनय अवज्ञा की असफलता के बाद, तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रचनात्मक कार्यक्रम को, ठीक है। रचनात्मक कार्यक्रम जो भी ऐसा कार्यक्रम लाया गया कि जिसमें मतलब कि ऐसा नहीं हो, उसमें मतलब कुछ ऐसा हो क्रिएटिविटी, उसके इस ऐसा ऐसा कार्यक्रम जो भी था उसका गांधी जी ने सपोर्ट किया, ठीक है। अब देखिए अगर आपसे पूछ दे कि गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया, ठीक है, तो ये 1917 में किए थे, कहाँ, चंपारण में, चंपारण में किए थे, ठीक है, जो नील विद्रोह के नील का खेती होता था उसके बाद में नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए अच्छा बताइए कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी, तो 1 अगस्त 1920 को, आप लोग याद रखेंगे। अच्छा गांधी जी से एक और प्रश्न पूछता है इंपॉर्टेंट कि गांधी जी ने कांग्रेस का सिर्फ एक बार अधिवेशन का मतलब कि अध्यक्षता किए थे, तो वो अधिवेशन कौन सा था, ये था 1924 का बेलगांव अधिवेशन, ठीक है, बेलगांव अधिवेशन, आप लोग याद रखेंगे। अच्छा देखिए जो दांडी मार्च गांधी जी किए थे तो उसमें कितने उनके समर्थक थे,
तो देखिए कितने समर्थक थे, तो 78 समर्थक थे, ठीक है। और अगर गांधी जी को लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 73 कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए एक और प्रश्न पूछ देते हैं हम दोस्तों कि गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, ठीक है। कब चलाया था, पूछता प्रश्न कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था, तो 6 अप्रैल 1930 को हुआ था, ठीक है। अच्छा एक और प्रश्न बता देते हैं कि गांधी जी ने करो या मारो का नारा कब दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के बीच दिया था 1942 में, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखते हैं। हुआ गणिका कौन थी जो गौतम बुद्ध युद्ध लिख दिया, ठीक है। गौतम बुद्ध के प्रभाव में बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी, तो देखिए वह गणिका कौन थी बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अम्रपाली थी, ठीक है। जो भारत के थी सॉरी बुद्ध के प्रभाव में आकर क्या हो गई थी, बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी, ठीक है। तो किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो गया। अब देखिए अगर आपसे पूछ दे कि प्रथम महिला बौद्ध भिक्षुणी कौन बनी, तब प्रजापति गौतमी बनी थी। कौन बनी थी, प्रजापति गौतमी प्रथम महिला बौद्ध भिक्षुणी बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था, तो बहुत ही ये लॉलीपॉप प्रश्न है, आप लोग जानते होंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था, ठीक है। अच्छा ये प्रश्न पूछता है फ्रेंड्स कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, ठीक है। तो आप लोग याद रख लेंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, ठीक है। और देखिए तो महात्मा को उपाधि कब दिया गया था, कौन सा सत्याग्रह के दौरान, ठीक है, चाहे कौन सा आंदोलन के दौरान, तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान दिया गया था, ठीक है। ये जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो दिए थे, ठीक है। अच्छा एक और प्रश्न आप लोगों को बता देते हैं कि महात्मा गांधी को नंगा फकीर किसने कहा था। नंगा फकीर कहा था फ्रैंक मोरिस ने, ठीक है। और अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, वेस्टर्न चर्चिल ने, आप लोग याद रखेंगे। अच्छा एक और प्रश्न बता देते हैं, कह कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था, ठीक है। ये अगर पूछ दे तो मेरे ख्याल से बहुत स्टूडेंट गड़बड़ा जाएंगे, ठीक है। नेताजी किसने कहा था सुभाष चंद्र बोस को, तो हिटलर ने कहा था, ठीक है। हिटलर ने उपाधि दिया था या नेताजी कह के पुकारे थे सर्वप्रथम। अच्छा एक और प्रश्न पूछता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, तब बारदोली की महिलाएं ने दी थी, ठीक है, बारदोली सत्याग्रह के दौरान, ठीक है। अच्छा कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को क्या कहा जाता है, कायदे आजम कायदे आजम किसे कहा जाता है, तो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। और देखिए शहीद आजम, तो शहीद आजम भगत सिंह को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार को कहा जाता है। तो ये आप लोग को रिपीट कर दिए ताकि रिवीजन हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहे कि इसबगोल निम्नलिखित में से किस राज्य की महत्वपूर्ण नकदी फसल है, तो किस राज्य की है, तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा गुजरात हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत में कौन सा है, ठीक है। तो या तो बोलिए कि अधिकतर केसर वहीं उत्पादन होता ही है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। कहाँ हो गया, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अच्छा काजू और रबर में कौन सा उत्पादक राज्य अग्रणी है, ये हो जाएगा आपका केरल, ठीक है। और चाय में तो आप लोग जानते होंगे चाय में कौन सा है, असम है, ठीक है। और जवार में पूछ दे, देखिए हो सकता है इससे प्रश्न पूछा भी जाए। देखिए जवार उत्पादन में कौन सा है, तो जवार उत्पादन में महाराष्ट्र है, ठीक है। और जूट पूछ दे तो पश्चिम बंगाल याद रखेंगे। और पटसन भी पूछ दे तो पश्चिम बंगाल, और चावल भी पूछ दे तो पश्चिम बंगाल याद रखेंगे। अच्छा तंबाकू और अगर हल्दी पूछ दे तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक ना। तंबाकू और हल्दी पूछ दे तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अरे नाभिकीय, और फ्रेंड्स वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ जरूर कमेंट करके बताइएगा। नाभिकीय विकिरण से मानव शरीर के किस भाग पर पहले प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो देखिए किस भाग पर पड़ता है, तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन सी, त्वचा पे पड़ता है, ठीक है। अच्छा देखिए परमाणु बम जो होता है, ठीक है, वो किस सिद्धांत पर काम करता है, तो विखंडन पे काम करता है, ठीक है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित होता है। और देखिए अगर कुछ देखिए हाइड्रोजन बम, तो हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित होता है, तो नाभिकीय संलयन पर होता है, ठीक है, नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम पूछेगा तो नाभिकीय संलयन हो जाएगा, और परमाणु बम पूछेगा तो नाभिकीय विखंडन, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगधैर्घ्य सबसे लंबी होती है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन डी, अवरक्त किरणों का सबसे लंबी होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, देखिए कह रहे यूरेनियम 235 92 नाभिक में, ठीक है, देखिए कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होते हैं ये पूछा है, तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन ए, 92 प्रोटॉन और 143 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा कि देखिए रंगीन टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग किन प्रकाश रंगों के मिश्रण से प्रदर्शित होते हैं, तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न को पूछने का क्या है मतलब ये प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स कि प्राथमिक रंग कौन होते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका स्टेटमेंट चेंज कर दिया तो क्या हो गया, क्वेश्चन टफ हो गया, ठीक है। तो देखिए प्राथमिक रंग कौन होते हैं, तो आपका इसका ट्रिक भी आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है।
नीला, याद रखेंगे नीला, ठीक है। नी से नीला, लाल, ला से लाल और ह से हरा, ठीक है। तो देखिए नीला और हरा लाल किस में है, तो देखिए ऑप्शन सी में है, लाल हरा और नीला, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा देखिए, ये तो प्राथमिक वर्ण हो गया। अगर द्वितीयक वर्ण कौन कौन कहलाता है, द्वितीयक वर्ण, तो द्वितीयक वर्ण कुछ आप लोग याद कर लेंगे अभी तुरंत ही, ठीक है। तो देखिए पीला हो गया, पीला हो गया, और मैजेंटा हो गया, और एक होता है सयान, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसे द्वितीयक वर्ण कहते हैं। अब देखिए पूछ दिया आपसे कि संपूरक वर्ण किसे कहते हैं, तो देखिए दो वर्णों को मिलाने से श्वेत वर्ण प्राप्त होता है ना, उसे संपूरक वर्ण कहते हैं, ठीक है। और देखिए सूर्य का प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है, तो 7 रंगों का मिश्रण है, आप लोग याद रखेंगे। और पराबैंगनी किरण से क्या होता है दोस्तों, तो ये त्वचा का कैंसर होता है, आप लोग याद रखेंगे ये भी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है, तो देखिए कार्बन की न्यूनतम मात्रा किस प्रकार के लोहा में होती है, तो देखिए 28 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीटवा लोहा में। पीटवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, ठीक है। अब देखिए लोहा का मुख्य अयस्क अगर पूछ दे कि हेमेटाइट किसका अयस्क है, अयस्क है हेमेटाइट, तो लोहा का है, आयरन का, ठीक है। और मैग्नेटाइट भी इसी का है, ठीक है, मैग्नेटाइट भी इसका है। और सिडेराइट, सिडेराइट भी बहुत पूछता है, सिडेराइट, ठीक है, तो सिडेराइट भी इसी का है, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ दे कि लोहा का निष्कर्षण किस अयस्क होता है, तो हेमेटाइट अयस्क होता है। किस अयस्क से होता है, तो हेमेटाइट अयस्क से होता है, याद रखेंगे। और देखिए एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है, तो देखिए बॉक्साइट अयस्क से होता है, ठीक है, बॉक्साइट से। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न था, आपको बता दिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं, तो देखिए हम हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 होते हैं। हाइड्रोजन कितने समस्थानिक होते हैं, 3 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सी प्रोटीन जिम्मेदार है, ठीक है। तो कौन सी प्रोटीन जिम्मेदार होती है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हो जाएगा ऑप्शन डी, फेब्रोनोजन, ठीक है। तो देखिए प्रोटीन होता है फेब्रोनोजन, ठीक है। और कहेगा कि किसके सहायता से रक्त का थक्का जमता है, तो विटामिन, विटामिन अगर पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, विटामिन के हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जम्मू और कश्मीर की राजभाषा का कार्यालयीय भाषा कौन सा है, ठीक है। तो देखिए कार्यालय में कौन सा इसका भाषा उपयोग किया जाता है जम्मू कश्मीर में, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, किसका फ्रेंड हो जाएगा ऑप्शन बी, उर्दू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर घबराने दीजिएगा कश्मीरी देख करके, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कब गाया गया था, तो कब गाया गया था, तो आप लोग इसको जानते होंगे। तो देखिए ये गाया गया था फ्रेंड्स कलकत्ता अधिवेशन में, पहली बार गाया गया था 1911 में। कौन सा अधिवेशन था, तो कलकत्ता अधिवेशन था। और देखिए इस अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे, तो बिशन नारायण धर किए थे, ठीक है, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ दे कि राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, तो ये कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, याद रखेंगे। अच्छा ये बताएं कि राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है, तो 52 सेकंड लगता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और फ्रेंड्स इसके 2 सीरीज और भी अपलोड कर दिया गया है हमारे चैनल पे, तो आप लोग लिखेंगे फायरमैन, ठीक है, सेट प्रैक्टिस विधाता जी क्लासेस, तो सारा वीडियो आ जाएगा। तो आप लोग 1-2 उसमें सब लिखा हुआ, तो आप लोग सारे वीडियो को जरूर देख लेंगे, ठीक है, ताकि आपका एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स आ सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए 33 का क्या है, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा, तो किसने कहा था, तो बहुत ही चर्चित प्रश्न है ये। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हो जाएगा बेस्ट वेलेंटाइन सिरोल, क्या हो जाएगा, वेलेंटाइन सिरोल, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा देखिए तिलक ने अंग्रेजी में कौन सा पत्रिका का प्रकाशन किया था, ठीक है, तो मराठा और मराठा तथा मराठी को। देखिए तिलक ने अंग्रेजी में मराठा किया था, याद रखेंगे। और देखिए मराठी भाषा में कौन सा किया था, तो केसरी पत्रिका का संपादन किया था मराठी भाषा में, और मराठा का किस में, अंग्रेजी में, याद रखेंगे। तो ये कन्फ्यूजन वाला प्रश्न था, आप लोग को बता दिए। अच्छा पूछता है कि तिलक ने क्या पूछता है, तिलक ने मांडले जेल में कौन सी पुस्तक लिखा था, तो गीता रहस्य, गीता रहस्य, याद कर लेंगे आप लोग। और स्वराज हमारा जन्म से अधिकार है का नारा किसने दिया था, इन्होंने दिया था, तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्म श्री की उपाधियों संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की, ठीक है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 18। अब बोलेगा उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया, अनुच्छेद 18 हो जाएगा। और अभी जो प्रश्न क्या दिया कि भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्म श्री की उपाधियों संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया था, वो भी अनुच्छेद क्या है, 18 ही है। और उपाधियों का अंत भी कौन सा है, अनुच्छेद रिलेटेड से संबंधित 18 है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है, तो देखिए मौलिक अधिकार में कौन संविधान उसमें संशोधन कर सकता है, तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा बताइए,
तो इसका जो सही आंसर होगा आप लोग जान गए होंगे, संसद। ठीक है, संसद को ही सिर्फ पावर है उसमें संशोधन कर सकता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मौलिक अधिकार भाग कितना में है, तो भाग कितना में मौलिक अधिकार, तो भाग 3 में है। ठीक है, और अनुच्छेद कितना से कितना था, तो 12 से 35 तक आप लोग याद रखेंगे। और मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तो संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की व्याख्या की गई है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हो जाएगा किससे, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा देखिए, इसका वर्णन संविधान के किस भाग में है, तो भाग 4 में है। ठीक है, भाग कितना हो जाएगा, तो भाग 4 में हो जाएगा। और अनुच्छेद कितना से है, तो अनुच्छेद 36 से 51 आप लोग बता दे रहे हैं ताकि आप लोग को रिपीट होते रहे और कन्फ्यूजन नहीं हो। और देखिए, और ये जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया, तो आयरलैंड से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि जब किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो निर्णय कैसे होता है, साधारण बहुमत से लिया जाता है कि 2/3 से लिया जाता है, तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, साधारण बहुमत से लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अच्छा ये बताइए, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो अध्यक्षता करते हैं लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं जो स्पीकर होते हैं। ठीक है, और देखिए अगर आपसे पूछ दे कि इसका बैठक बुलाते हैं कौन, बुलाते हैं राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता करते हैं लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, और देखिए ये जो लोकसभा में जो धन विधेयक होता है किसके हस्ताक्षर से पारित होता है, ये भी लोकसभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर से पारित होता है। आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तो देखिए किस संविधान के द्वारा की गई थी, या फिर वो कौन सा एक्ट था। ठीक है, तो देखिए कह रहा संविधान द्वारा की गई, नहीं संविधान द्वारा नहीं की गई सर्वोच्च न्यायालय के। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा नहीं। ठीक है, तो संसद और 1950 के में पारित अधिनियम द्वारा, तो ये भी नहीं होगा। तो देखिए 38 का जो ना सही कितना 38 है ना, तो 38 का देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये देखिए आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इससे संबंधित कुछ और प्रश्न बता देते हैं। देखिए सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद कितना है, 124, 124 में यह प्रावधान है सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्या निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है, तो लैगून झील इनमें से कौन नहीं, तो देखिए बहुत ही कन्फ्यूजन ये क्वेश्चन होगा इसमें। ठीक है, इसका देखिए इस तरह का प्रश्न हम का आंसर बता देते हैं ताकि और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न होता है ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं हो एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए जो पेरियार जो झील है ये लैगून झील का उदाहरण नहीं है, लेकिन चिल्का झील लैगून झील है, पुलिकट झील भी है और अश्मुरी झील भी है। ठीक है, तो देखिए जो पेरियार झील है ना फ्रेंड्स, ये कृत्रिम झील है और कहाँ है, ये केरल में है। कहाँ है, केरल में है, आप लोग याद रखेंगे। अच्छा अगर आपसे पूछ दे कि आपसे अगर पूछ दे कि चिल्का झील कहाँ है, तो देखिए चिल्का झील जो है ये उड़ीसा में है, याद रखेंगे। और सांभर झील पूछता है, सांभर। ठीक है, सांभर झील कहाँ है, तो राजस्थान में है, याद रखेंगे। और बुल्लर झील कहाँ है, तो बुल्लर झील कश्मीर में है। और सातताल झील कहाँ, उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तरांचल या उत्तराखंड, याद रखेंगे। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अरे पद्म श्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हो जाएगा ऑप्शन बी, नरगिस दत्त। तो नरगिस दत्त मेरे ख्याल से संजय दत्त के माँ थी। ठीक है, और सुनील दत्त के वाइफ हो गई, सुनील दत्त के वाइफ हो जाएगी और ये संजय दत्त के माँ हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो देखिए जब भारत का विभाजन हो रहा था तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए ये जो प्रश्न है ना फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेबी कृपलानी। कौन थे, जेबी कृपलानी थे। और देखिए भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था फ्रेंड्स, वो किस योजना के अंतर्गत हुआ था, तो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, तो 3 जून 1947 को। कब हुआ था, 3 जून 1947 को। एक और प्रश्न पूछता है फ्रेंड्स कि जब भारत के स्वतंत्र होने के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। ठीक है, तो वो थे क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली थे, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स 42 का, करा निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। ठीक है, तो किसने किया था, तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, रामानंद हो जाएगा। ठीक है, किसने किया था, तो रामानंद ने किया था। अच्छा एक बताइए आप कि बीजक जो है ग्रंथ है वो किसकी रचना है, तो देखिए कबीर की रचना है। ठीक है, और एक प्रश्न पूछता है फ्रेंड्स कि तुलसीदास किसके समकालीन थे, तुलसीदास तो अकबर के समकालीन थे। ठीक है, और तुलसीदास की रचना बताइए, तो रामचरितमानस हो जाएगा तुलसीदास का। और एक प्रश्न पूछता है विनय पत्रिका। ठीक है, विनय पत्रिका किसका है, तो ये भी तुलसीदास का। ठीक है, और देखिए दादू जो थे किसके शिष्य थे, तो रामानंद के शिष्य थे।
और देखिए कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद थे। ठीक है, कबीर के भी रामानंद थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, कह रहा है कि संगम साहित्य की भाषा कौन सी है? तो देखिए ये भी प्रश्न पूछते हैं, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, और कन्फ्यूजन में हम लोग गलती कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग आज याद कर लेंगे इसको। ठीक ना, तो संगम साहित्य की भाषा कौन सी है? देखिए तमिल और तेलुगु में बस गड़बड़ा जाते हैं, और कई कई तो देखिए संस्कृत मार देते हैं। ठीक है, तो गलत हो जाएगा, संस्कृत तो हो ही नहीं सकता। देखिए संगम साहित्य का तमिल और तेलुगु में कन्फ्यूजन होता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हो जाएगा ऑप्शन है तमिल। याद कर लेंगे तमिल। अच्छा देखिए, अच्छा एक प्रश्न पूछता है फ्रेंड्स कि तोलक्कपियम नामक तमिल ग्रंथ जो है सो किस भाषा से संबंधित है? तो व्याकरण, व्याकरण से है। ठीक है, व्याकरण का वो ग्रंथ है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि हर्ष किस राजवंश से संबंधित है? तो देखिए हर्ष जो है किस राजवंश से संबंधित है? तो 44 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो क्या हो जाएगा? कुछ भूति वंश से। ठीक है, अच्छा हर्षवर्धन के परनामी की राजधानी कहाँ थी? इसका जो परनामी राजधानी थी थानेश्वर थी, और बाद में फिर कहाँ कर दिया गया इसको बदल करके? तो कन्नौज कर दिया गया। याद रखेंगे आप लोग। अच्छा हर्षवर्धन के दवारी कवि कौन थे? बताइए, हर्षवर्धन के दवारी कवि कौन थे? तो ये बाण भट्ट थे। आप लोग याद रखेंगे, बाण भट्ट थे। और बाण भट्ट ने क्या लिखा है? तो हर्षचरित लिखा है। ठीक है, हर्षचरित लिखा है। और देखिए एक प्रश्न पूछता है इंपॉर्टेंट प्रश्न कि हर्षवर्धन ने उपाधि धारण की थी किसका? तो परम भट्टारक का। ठीक है, परम भट्टारक का उपाधि धारण किया था। परम भट्टारक ने इसको उपाधि धारण किया। ठीक ना, और एक और प्रश्न पूछता है फ्रेंड्स इससे संबंधित कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री आया था? तो कौन आया था? तो हेनसोंग आया था। याद रखेंगे। और एक और प्रश्न आप लोग याद कर लें कि हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। ठीक है, और हर्षवर्धन का भी रचना भी बताया अभी आप लोग को कि नागानंद हो गया, रत्नावली हो गया, प्रियदर्शिका हो गया। ठीक है, ये सब इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनाया? तो देखिए शिव का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है किस राजा ने बनाया था? तो 45 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हो जाएगा कृष्ण प्रथम। ठीक है, ऑप्शन है इसका, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ था? तो देखिए ये मानिकर या मानखेत था। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। और एक और प्रश्न पूछता है फ्रेंड्स कि एलोरा या एलिफेंटा जो गुफा मंदिर है, ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। राष्ट्रकूटों ने करवाया था, याद रखेंगे। और अभी तो ये पूछ ही दिया। ठीक है, ठीक है दोस्तों। और देखिए एक और प्रश्न पूछता है कि तकोल्लम का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? तो चोल एवं राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। चोल और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अच्छा एक और प्रश्न बता ही देते हैं आप लोगों को, कह रहा है कि कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न किसे कहा जाता है? अगर आपसे ये पूछ दे कि कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न, तो देखिए किसको कहा जाता है दोस्तों? तो कहा जाता है पंप को, और पोन को, और रन को। ठीक है, रन को, पंप, पोन और रन को कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न था, आप लोग लिख लेंगे, याद कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स, कह संसार प्रसिद्ध मोर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा है? तो देखिए अभी जो मयूर जो सिंहासन है वो कहाँ पे रखा हुआ है? तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा क्या इसका राइट आंसर? बताइए आप लोग थोड़ा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। कहाँ रखा हुआ है? दिल्ली के लाल किले में। ठीक है, और दीवाने आम में रखा हुआ है। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इससे संबंधित थोड़ा एक दो प्रश्न बता देते हैं। कह रहा कि मयूर सिंहासन 1739 में, मयूर सिंहासन 1739 में नादिर शाह कहाँ ले गया था? तो ईरान लेके गया था। ठीक है, और एक और प्रश्न पूछता है फ्रेंड्स कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह, ठीक है, कौन था? तो मुगल बादशाह अंतिम कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला था। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और देखिए अगर और भी क्वेश्चन टफ करेगा तो क्या पूछ देगा फ्रेंड्स? पूछ देगा कि मयूर सिंहासन का निर्माण किसने किया था? ठीक है, तो किसने किया था? तो देखिए बादल खान ने किया था। ठीक है, बादल खान ने किया था। तो देखिए कोई भी प्रश्न बताने से हम हमारा या हमारी टीम का पूरा मकसद यही रहता है दोस्तों, उससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में वो बता दें। ठीक है, तो काफ़ी मेहनत किया जा रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, फैक्ट्स यहाँ पे मतलब कि एक जगह इकट्ठा करने में, तो प्लीज़ आप लोग मेरा मेहनत अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इसे सपोर्ट करेंगे फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स ये जो चैनल है आपका, ये आपका मगध अपना बिहार का चैनल है। ठीक है, तो आप लोगों ने कई चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट किया होगा, तो प्लीज़ हम लोग को भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए। और हम लोग फ्रेंड्स आपके आने वाले दिनों में बहुत सारे कोर्स लाने वाले हैं जो आपको सबको मुफ्त में इस चैनल के द्वारा तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, शिवाजी के बाद इनमें से कौन गुरिल्ला युद्ध विधा में से एक बड़ा पथ प्रदर्शक माना जाता है? ठीक है, तो देखिए शिवाजी के बाद कौन बना था? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन डी, बाजीराव प्रथम। गुरिल्ला युद्ध का फिर उन्होंने इसके बाद अच्छा मतलब कि प्रदर्शन किए थे, तो बाजीराव प्रथम हो जाएगा। अच्छा अगर आपसे प्रश्न पूछे फ्रेंड्स कि मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? तो शिवाजी थे। ठीक है, और देखिए शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कौन होता था? पेशवा कौन होता था बताइए? तो पेशवा जो होता था दोस्तों वो होता था प्रधानमंत्री। तो वही पूछते कि शिवाजी काल में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो पेशवा कहा जाता। और देखिए शिवाजी के समय एक कर लगाया जाता था चौथ, तो चौथ किस पे लगाया जाता था? तो पड़ोसी राज्यों पर लगाया जाता था, पड़ोसी राज्यों पर। आप लोग याद रखेंगे।
और एक और प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में हुआ था, रायगढ़ के किले में। ठीक है, आगे आइए। अच्छा, एक और प्रश्न पूछा था फ्रेंड्स, पूछा जाता है कि औरंगजेब ने शिवाजी को क्या संज्ञा दिया था? तो पहाड़ी चूहा या साहसी डाकू की संज्ञा दिया था। ठीक है, पहाड़ी चूहा या साहसी डाकू औरंगजेब ने कहा था शिवाजी को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, कह कि समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्योंकि क्यों माना जाता है? जो समताप मंडल होता है वहाँ पे ज़्यादा, वहाँ पे क्या उसी में हवाई जहाज़ या जो भी वायुयान होते हैं सब उड़ाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए तो उस किस लिए उड़ाया जाता है? ठीक है, वहाँ पे तो देखिए उसका चालन क्यों होता है, तो क्यों आदर्श माना जाता है, तो ये प्रश्न पूछ रहा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 48 का, वो क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। इस परत में बादल तथा अनमौसमी घटनाएं नहीं होती है। ठीक है, तो अनमौसमी घटनाएं नहीं होती है जिसके कारण से वहाँ पर मौसम साफ रहता है और मतलब कि वायुयान वहाँ पे उसका चालन में सहूलियत होता है। ठीक है, इसके ख्याल से। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 49 नंबर। कह रहा है कि संसार में पारे की सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? देखिए कौन सा देश है? तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पेन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद कर लेंगे, शायद इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाए। ठीक है, अच्छा देखिए, कोयला और टंगस्टन उत्पादन में प्रथम कौन है फ्रेंड्स? कोयला में, कोयला और टंगस्टन में कौन सा देश है जो प्रथम स्थान पर है? तो चीन है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे कौन है? तो चीन है। अच्छा, बॉक्साइट में कौन सा है? कौन सा देश है बॉक्साइट में? तो बॉक्साइट में आपका है या ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, और चांदी में कौन है? तो चांदी में तो आप लोग जानते होंगे मैक्सिको। ठीक है, और जस्ता तथा यूरेनियम, जस्ता या यूरेनियम बहुत पूछा है, यूरेनियम, यूरेनियम में कौन सा है? यूरेनियम में कनाडा है। ठीक है, यूरेनियम में कौन सा? कनाडा है। अब पारम तो अभी हम लोग देख ही लिया, स्पेन हो गया। ठीक है, और टीन में क्या हो जाएगा? तो टीन में हो जाएगा मलेशिया। टीन में क्या हो जाएगा? मलेशिया हो जाएगा। टीन में मलेशिया हो जाएगा। और तांबा में पूछ दे तो तांबा में चिल्ली है। कौन है? चिल्ली है। अब देखिए फ्रेंड्स 50 नंबर प्रश्न बताने से पहले एक मैं बात बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि देखिए हमारे चैनल पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी कराया जाता है। ठीक है, तो आप अगर मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको देखिए बिहार में जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी है उससे संबंधित जो भी अपडेट आता है उसमें कोई भी सब्जेक्ट के लिए अभी कोई भी क्लास के लिए, ठीक है, कब इसका एडमिशन हो रहा है या प्रैक्टिकल कब हो रहा है, काउंसलिंग कब हो रहा है। ठीक है, इस तरह की तमाम जानकारी दिया जाता है। जैसे देखिए मगध यूनिवर्सिटी हो गया, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी हो गया। ठीक है, ललित नारायण या कामेश्वर सिंह दरभंगा का जो यूनिवर्सिटी है, तिलका मांझी जो भागलपुर में है, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो है पूसा में, ठीक है, मौलाना मजरूल हक पटना में हो गया। ठीक है, इस तरह बी आर अम्बेडकर कॉलेज हो गया, ठीक है, यूनिवर्सिटी हो गया। इस तरह का तमाम जानकारी जो है दोस्तों ये हमारे चैनल पर दिया जाता है टाइम टू टाइम जब भी कुछ इस तरह का अपडेट आता है। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों एएनएम जैसे कोर्स हो गया, जेएनएम हो गया, बीएससी नर्सिंग हो गया, ठीक है, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, बीटेक, बी फार्मा, डी फार्मा, बीएड, ये सब आदि जो भी जानकारी होता है कि इसका संबंधित इसका तैयारी कैसे किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब कि फॉर्म कब आ रहा है, ठीक है, कैसा कैसा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, तैयारी कैसे करना है, तो तमाम जानकारी दी जाता है, साथ ही साथ तैयारी कराया जाता है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको मेरे चैनल से विश्वास मानिए हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखिए 50 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा कपास का रेशा पौधे से प्राप्त होता है। तो देखिए कपास का जो रेशा होता है किससे प्राप्त होता है? तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो फल से प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो काली मिट्टी होती है, काली या रेगुलर मिट्टी, याद रखेंगे वो। ठीक है, अच्छा देखिए विश्व में सबसे अधिक कपास कहाँ उत्पादन होता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। ठीक है ना, और भारत में अगर पूछे सबसे ज़्यादा कपास कहाँ होता है? तो गुजरात में होता है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो कैसा लगा? मुझे आशा और विश्वास है कि वीडियो अच्छा आप लोगों को लगा होगा। ठीक है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन। तो तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।